Okay. Hello everyone. A very good morning to all the students. I hope कि सभी बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे. स्वागत है आप सभी का आज के इंग्लिश की क्लास में. ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है. देन आई रिक्वेस्ट, चाहे आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, वेदर यू आर ऑफ क्लास 9th 10th 11th और 12th और या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, यू कैन रीड दिस टॉपिक. ये एक ऐसा टॉपिक है वॉइस जो कि हर एक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. सो मेक श्योर कि आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो. जो चीज़ें मैं यहाँ बताने वाली हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि उसे सिंपलेस्ट तरीके से एकदम साधारण भाषा में आपको समझाया जाए. आपको हर एक चीज़ें बारीकी से बताने की मैं पूरी प्रयास करने वाली हूँ अभी. सो without any delay, so let's begin the class with a short thought of the day. Let's see. Hanji, so here it is written, let your magic shine, believe in yourself and you can achieve anything. आपके अंदर की जो जादुई ताकत है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है, आपके अंदर जो एनर्जी है, उसे पहचानो और उसे उभारने की कोशिश करो. यहाँ बोला गया है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप दुनिया में हर चीज़ को हासिल करने की आप में क्षमता है. तो अगर आपने ठाना है कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेक श्योर कि खुद पर विश्वास रखो. डोंट बॉदर कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपको क्या बोल रहा है. हाँ, आई नो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, सब लोग बोलता है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिस नहीं कर रहे हो, दैट नहीं कर रहे हो. शांति, सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. मेक श्योर कि लोग क्या बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान ना देकर इस पे फोकस करो कि आप खुद पर विश्वास रखो और आप जानते हो कि आप में कितनी पावर है, कितनी कैपेबिलिटी है. सो जस्ट बूस्ट इट अप एंड रॉक द एग्जाम्स. सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक. जो आज का हमारा सिलेबस है वो है वॉइस. हिंदी में वॉइस को क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई बोले कि वॉइस क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाट इज वॉइस, सो आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि वॉइस का हिंदी होता है वाच्य. व्हाट इज द हिंदी ऑफ वॉइस? वॉइस का हिंदी होता है वाच्य. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको हिंदी में वाच्य पता है, आई नो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं. जिसको पता है वो भी सुन लो, नहीं पता है तो अभी जान जाओगे क्या होता है. सो बेसिकली वाच्य क्रिया के कर्ता और क्रिया के बीच के संबंध को बताता है. वाच्य क्या करता है? जो एक सेंटेंस, आप सभी को पता है एक सेंटेंस, एक वाक्य कैसे बनता है, उसमें एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगा और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा होगा वो बताया जाएगा. यही होता है बेसिकली. एक सेंटेंस कैसे बनता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है. एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सभी को पता है कि एक नॉर्मल सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, जो तरीका होता है, वो होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रिया और उसके अलावा जो भी चीज़ें बचती हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो यहाँ बोला जा रहा है कि वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के कर्ता यानी कि कर्ता और क्रिया के बीच जो संबंध बताता है, कर्ता और क्रिया, है ना. कर्ता और क्रिया यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशनशिप शो किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वॉइस. क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम इजी है. वाच्य क्या है, वॉइस क्या है? जब आप कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध बताते हो उसे हम लोग कहेंगे वाच्य. इंग्लिश में बात की जाए, द वर्ड या फिर द वर्ब विच डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड वॉइस. कंप्लीट. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इतना बड़ा पैराग्राफ, लेट्स रीड और देखते हैं इसमें क्या खास बात है. चलिए. The term voice is a term that is used to denote the form of verb which shows if the subject in the given sentence is the doer or the receiver of the action. यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक सेंटेंस में आप
वॉइस कैसे पहचानोगे? सो वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं, मैं अभी बता रही हूँ कि वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं। आगे हम लोग एक्सप्लेन पूरा देखेंगे डिटेल्स में कि क्या क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन से फॉर्म में है वॉइस के, कौन से फॉर्म में, ये सब भी हम लोग जानेंगे। बट इसके पहले यहाँ पे हमने पढ़ा कि द टर्म वॉइस इज अ टर्म दैट इज यूज टू डिनोट द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के उस फॉर्म को बताता है कि जो क्रिया हो रही है, कर्ता कौन सा कर्ता क्रिया को कर रहा है और क्रिया का जो इफेक्ट पड़ता है वो बताता है। यानी कि डूअर, वर्ब का डूअर और रिसीवर, जहां भी हमें पता चले, जहां भी हमें वर्ब के होने की या फिर कर्ता के होने की या कर्ता क्रिया के होने की या फिर क्रिया के फल की बात की जाएगी, उसे हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे डूअर और रिसीवर को हमें पहचानना होगा और जानना होगा कि वो सेंटेंस कौन से वॉइस में है। अभी अगर हौच पौच लग रहा होगा तो सिंपली ये याद रखना कि वॉइस क्या है, तो वर्ब यानी कि क्रिया और कर्ता के बीच का जो संबंध बताने वाले चीज़ें होती है उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। सिंपल। Next line is the voice of a verb describes the relationship between the action and the participants in a sentence. क्या किया जाता है? Voice क्या बताता है? It shows the relationship. वो verb को determine करता है, verb को describe करता है। verb को describe करता है means वो क्रिया के बारे में अच्छे से वर्णन करता है और बताता है क्या कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, किस समय की जा रही है, इन सभी चीजों को जो बताता है उसे हम लोग कहते हैं वॉइस। सिंपल टिम्पल, एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वॉइस। सो देयर आर 2 वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर एज फॉलोज। सो वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। ऑलवेज रिमेंबर वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। रिपीट, फर्स्ट वन इज द एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जहां हमें क्रिया के होने का पता चले, व्हेन वी डूअर, और पैसिव वॉइस जब हमें वर्ब से ये पता चले कि वो रिसीवर है। जहां भी डूअर कर क्रिया होने की बात हो रही होगी वहां पे हम लोग समझ जाएंगे कि वो एक्टिव वॉइस है, या जब क्रिया का कोई फल स्वरूप हमें कोई बातें पता चलेंगी तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। वहां पे हम लोग रिसीव करेंगे उस फल को। देन है, अभी भी अगर थोड़ा भी डाउट है तो हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि क्या है आखिर, थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो अगर मैं आपको बोलूं एक सिंपल सा सेंटेंस देती हूँ, सी आई राइट, अगर मैं आपको बोलूं आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ, या फिर मैंने एक पत्र लिखा है ना, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ। ये कौन से सेंटेंस में? अब देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना कि मैंने बोला किसी भी सेंटेंस का, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, वाक्य हो, उसमें हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो यहाँ कर्ता कौन है? आई इज हियर व्हाट? कर्ता। फिर राइट क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब, वो क्या काम कर रहा है, तो आई राइट, सो राइट इज द वर्ब हियर। तो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस होल पार्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ, एक ध्यान से एग्जाम्पल सुनना, क्या? मैं पत्र लिखती हूँ या फिर मैंने पत्र लिखा, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, मैं पत्र लिखती हूँ, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, कोई चेंज है क्या? सेम बात को कह रही हूं मैं, पर कहने का तरीका थोड़ा अलग है ना? बस कहने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं एक पत्र लिख रही हूँ, या फिर मैं एक पत्र लिखती हूँ, या फिर एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। बात सेम है। जहाँ के द्वारा की बात हो रही है, समझ जाओ कि वो क्या है? एक पैसिव वॉइस की बात हो। जहाँ भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो और उसका सेंस के द्वारा निकल के आता है, उसका अर्थ में के द्वारा होता है, तो समझ जाओ कि वो क्या है? वहाँ पे क्या की गई है? वहाँ पे पैसिव वॉइस की बात की गई है। क्लियर?
सो इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, लेटर। ओके, यहाँ पे राइट कौन से टेंस में है, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। ओके, मैंने एक पत्र लिखा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा, बात से मैं बस कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो बस इसी को कहते हैं क्या, बस इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वॉइस। कुछ नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है, बस उसको कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो नॉर्मल वे होता है उसे हम लोग मानते हैं क्या, उसे हम लोग समझते हैं एक्टिव वॉइस, और जो उसको पलट के द्वारा के बारे में बात की जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। दैट्स इट। आगे चलते हैं। सो बिफोर कि मैं आप लोग को बताऊं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि बेसिक पॉइंट्स है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये दो स्लाइड, एक ये स्लाइड और एक ये स्लाइड, ये दो स्लाइड थोड़ा ध्यान से समझना। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो इट मीन्स कि आपको सारी चीज़ें अब आप क्लियर आउट कर पाओगे, आपको समझ में आएंगी एंड ऑल। ओके, सो लेट्स सी, इट इज़ एन एक्स्ट्रा थिंग, बट एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसे छोड़ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा भी है प्लस वीवीआई भी है, प्लस वीवीआई भी है। सो इसे समझो आखिर मैं क्या बता रही हूँ। अब देखो, आप सभी को पता है कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करोगे तो वहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब्स को आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हो। तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कौन से टेंस के लिए यूज होता है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा। सो यहाँ पे मैं एक छोटे से वे में, मतलब इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर, तो आप क्या बोलोगे, देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये 3 बेसिक टेंसेस होते हैं हमारे इंग्लिश में, हमारे लाइफ में, ऑफ कोर्स इंग्लिश ग्रामर में, ऑफ कोर्स। ओके, सो उसी टेंसेस में, पर टेंसेस के बीच में अगर मैं आपको बोलूं कि टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, चलो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब एक बच्चा बोलेगा मैम ये परफेक्ट टेंस क्या है ना, तो परफेक्ट टेंस कुछ नहीं है, इसी का एक पार्ट आता है। आप जानते हो अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस में आता है क्या, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये 4, मतलब हर एक के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 और डिविजन्स होते हैं। एक हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो एक टेंस के अंदर 4 सब टेंसेस होते हैं, डिवाइड किया गया है। तो वैसे ही ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर में भी होता है। कैसे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन से टेंस में, कौन से काल में कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये मैंने ऑलरेडी क्लास आप लोगों का लिया है। आई विश कि आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो वो वर्ब का वीडियो, जिसमें मैंने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं एंड ऑल। वर्ब का पूरा अच्छे से वीडियो बना के पोस्टेड है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं लिंक पिन करवा दूंगी। चलो, प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इज, एम, आर। जहां भी आपको इज, एम, आर दिखे समझ जाना कि वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। व्हेरेवर यू सी इज,
आर एम समझ जाना कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, वर्तमान काल की बात हो रही है। डू एंड डज, डू एंड डज जब भी आप प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करोगे, है ना, जब भी सवाल किया जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछने की बात होगी, तो वहां पे डू डज यूज होता है। तो डू डज भी कब यूज होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। डू डज कब होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। और कब? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना, डू डज कोई अलग टेंस का नहीं है, वो प्रेजेंट टेंस का ही एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि क्वेश्चन के टाइम, सवाल जवाब के टाइम यूज होता है। नेक्स्ट देखो, पास्ट टेंस में कौन कौन से वर्ब्स यूज होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। सो इट इज वॉज, वर। वॉज और वर ये दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो कि हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। जहां भी आपको वॉज वेयर नजर आए, समझ जाना कि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे डू डज क्वेश्चन के लिए होता है, यहाँ पे डिड भी किसके लिए यूज होता है? पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए। पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है हमारा क्या? हमारा यूज होता है डिड। क्लियर? ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं? तो फ्यूचर टेंस में यूज होता है विल एंड शैल। विल एंड शैल जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये यूज होता है फ्यूचर टेंस के लिए। ये किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर टेंस के लिए। विल एंड शैल यूज होते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। ओके अब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मीन्स मत समझना स्टूडेंट्स कि परफेक्ट टेंस मीन्स कोई अलग अलग प्रकार का। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर, तो प्लीज़ 3 बोलना, कोई ये चौथा अपने मन से मत लगा देना। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने ये बताया ना, जहाँ भी इन दोनों परफेक्ट टेंस, है ना, परफेक्ट टेंसेज एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज की बात होगी, तो हमेशा वहाँ पे हैज़ हैव आपको नजर आएगा। हैज़ हैव कब नजर आएगा? जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी। हैज़ हैव हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, यानी कि जहाँ भी आपको हैज़ एंड हैव दिखेगा, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हैव एंड हैज इज ऑलवेज यूज फॉर परफेक्ट टेंस। और कौन से परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के। और हैड कब यूज होता है? हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होता है। कब यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए यूज होता है हमारा हैड। तो ये था ओवरऑल रिव्यू अबाउट कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कब यूज होते हैं। चलिए एक और चीज़ हम लोग समझते हैं कि इज एम आर, जब भी सिंगुलर नंबर की बात होगी, है ना, सिंगुलर नंबर की बात होगी तो इज, प्लूरल की बात होगी तो आर, और एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। पता है ना ये चीज़? जब भी सिंगुलर की बात होगी तो इज, प्लूरल की बात होगी तो आर, और आई की बात होगी तो उसके साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगता है। डू एंड डज कब यूज होता है? तो डज ही कंप्लीट हिज होमवर्क, डज ही कंप्लीट हिज होमवर्क। तो अगर यहाँ पे डज यूज हो रहा है तो डज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सो ऑलवेज रिमेंबर डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के होता है, और उसके सिवा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के जितने भी अदर पर्सन्स है उसके लिए हम लोग डू का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट और एक नाम। जब भी ही, शी, इट और एक नाम दिखेगा तो हमेशा आप डज यूज करोगे क्वेश्चनिंग के टाइम, और डू यूज करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के किसी के लिए भी। अब देखो वॉज यूज होता है किसके लिए? सिंगुलर के लिए, एंड वर यूज होता है प्लूरल के लिए भी। जहाँ पे सिंगुलर कभी भी, जहाँ भी आपको सिंगुलर चीज़ों के लिए बातें होंगी, समझ जाना वहाँ पे वॉज लगाना है आपको, और एक से ज़्यादा की बात होगी तो वर लगाना है। किस में? पास्ट टेंस में। और डिड कब लगाना है आपको? क्वेश्चनिंग के टाइम। अब यहाँ पे कोई अदर नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल नहीं है इसमें डिड चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में, आप डिड यूज करोगे पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए। क्लियर है? अब देखिए फ्यूचर टेंस में विल एंड शैल, शैल जो है वो आई के साथ यूज होता है, शैल आई के साथ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके सिवा सभी के साथ हम लोग विल यूज करेंगे, और कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं
जो कि मैं अलग क्लास में अगर आप बोलोगे तो एक शॉर्ट वीडियो डाल के पोस्ट कर दूंगी कि कौन कौन से वर्ब कब यूज होते हैं, प्रोनाउंस कब यूज होते हैं। चलिए परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो हैज वही हो जाएगा फर्स्ट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट, और एक नाम के साथ आप हैज लगाओगे और बाकी सारे के साथ आप लगाओगे हैव, बाकी सारे पर्सन के साथ आप यूज करोगे हैव। ये कब यूज करोगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। कब? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप यूज करोगे हैज, और उसके सिवा जितने भी होंगे आप हैव यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर में हो प्लूरल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये चीजें आप सभी को क्लियर है? मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कि आप जब वॉइसेस को चेंज करो, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना आए कि मिस ये क्या, आपको भी लग रहा होगा मिस ये क्या फालतू पढ़ा रही है, बट अब जब चेंज करोगे ना एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बात की है वर्ब के फॉर्म्स की, तो आप सभी को पता है कि क्रिया के वर्ब के इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? V1, V2, V3, V4, V5। सो सिंपल मैम, ये तो 1 2 वाली काउंटिंग है, बस वर्ब का आपने एब्रिविएशन यूज किया है V। एग्जैक्टली कुछ नहीं है। अब देखो V1 मीन्स प्रेजेंट टेंस। जब भी प्रेजेंट टेंस की बात होगी, वर्तमान काल की बात होगी, उसके लिए आप V1 का यूज करोगे। इसे हम लोग बेसिक भी बोलते हैं, बेसिक वर्ब भी बोलते हैं। V2 पास्ट टेंस। V2 क्या शो करता है? पास्ट टेंस को। V3 किसको शो करता है? पास्ट पार्टिसिपल। V3 शो करता है पास्ट पार्टिसिपल को, एंड V4 शो करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, एंड V4 शोज फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 कब यूज होता है? मैंने बताया क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट, और एक अगर नाम होगा, कोई भी एक नाम, चाहे वो अनुष्का हो या आप में से कोई रीतू हो या फिर कोई और स्टूडेंट्स हो, संजीत हो, विक्रम हो, विशाल हो, MD साकिब हो, एंड आई मिस यू ऑल द स्टूडेंट्स, जेन्युइन सारे स्टूडेंट्स। आई नो बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है बट ऑन लाइव नहीं हो रही है तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म के लिए मीन्स ही शी इट और एक नाम जहाँ भी दिखेगा तो उसके लिए हम लोग ये V5 यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं जहां भी कंटिन्यूटी की बात होगी, पहले मैं बात करूंगी V4 की, है ना, V4 की। जहां भी कंटिन्यूटी, अगर कोई कहीं भी कोई काम लगातार हो रहा होगा, मैं अगर बोलूं मैं खाना खा रही हूँ, यानी कि अभी मैंने खाना खाया नहीं, अभी मैं खा ही रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, है ना, आई एम ईटिंग। तो यहाँ पे जब वो काम में लगातार अभी उस समय में चल रहा है जो काम, कंटिन्यूटी की बात होगी तो कंटिन्यूटी को शो करता है ING। जहां पर भी आपको स्टूडेंट्स ING दिख जाए समझ लो वो कंटिन्यूअस टेंस में है ना, वो काम लगातार हो रहा है। जहां भी ING दिख जाए समझ लो वो कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। तो ये तो इजी है कि जो बेस फॉर्म है, ये जो हमारा कुक है, बेस फॉर्म में ING जोड़ दो, कुक में ING जोड़ दो, कुकिंग मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है V4। ईट में ING जोड़ दो, है ना, ईट में ING जोड़ दो, ईटिंग हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। बाई में ING जोड़ दो, बाइंग मीन्स खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ। तो जहां भी आपको ING दिखे, जहां भी आपको ING दिखे समझ जाना वहां पे कंटिन्यूटी की बात की जा रही है। क्लियर? अब देखो मैंने बोला कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करते हो, यानी कि कौन कौन से, ही शी इट या फिर एक नाम, कोई भी एक नाम, एनी वन नेम, जब भी एक नाम होगा तो उसके साथ आप लास्ट में, है ना, वर्ब के जो मेन वर्ब है, जैसे कि कुक है हमारा मेन वर्ब, कुक में हम लोग S जोड़ देंगे, कुक्स। ईट में S जोड़ देंगे, ईट्स। बाइज, कट्स, प्लेज, सिंग्स, एक्ट्स। अगर जहां भी आपको मेन वर्ब में, है ना, बेस वर्ब में S जुड़ा हुआ दिखे, समझ जाना कि उस
वर्ब के आगे उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। क्लियर। अब देखिए, अब ये दोनों तो आपको याद करने की, रटने की जरूरत है नहीं, ये तो आप यूँ बोलोगे मैम बेस फॉर्म में आईएनजी लग गया तो कंटिन्यूअस टेंस, तो V4 को तो आपको याद करना नहीं है। V5 में भी मैम कुछ नहीं करना है, बस S लगा देना है, बस हो गया, कुछ भी तो नहीं था मिस। हाँ, जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो है ये तीन, V1 V2 V3, ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको लिस्ट, आप कोई भी ग्रामर बुक निकालना, वहाँ पे वर्ब के फॉर्म्स दिए होंगे, एक बार बस पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रट जाना, एकदम याद करना, याद नहीं करना है, आप एक बार पढ़ोगे भी ना आपको समझ में आ जाएगा। चलिए V1 V2 V3 है, सो कुक में ईडी लगा दिए, कुक्ड, कुक्ड है ना, ये पास्ट टेंस, ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीन आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं मतलब एक बार रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ईडी लगा देंगे तो हम लोग पास्ट टेंस बन जाएगा, फिर ये भी सेम है, देखो ईडी लग गया, सो कुक, कुक्ड, कुक्ड, एट, ईट, एट, ईटन, बाय, बॉट, बॉट, कट, कट, कट। तो ये एक मेन चीज है, देखो याद रखना कि कट चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो या पास्ट पार्टिसिपल में, ये हमेशा सेम है ना। कट एक ऐसा वर्ब है जो कि तीनों V1 V2 V3 में सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हुए। अब कट में ईडी मत लगाना, ये गलत हो जाएगा, कट में कभी ईडी मत लगाना, गलत हो जाएगा। कट का जो फॉर्म है वो हमेशा क्या है, कट, 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 कट में कोई ईडी नहीं लगेगा, चाहे पुट हो, अगर कट के जगह आपको पुट भी दिखे ना तो समझ लेना पुट, 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 इसमें भी ईडी नहीं लगेगा। मैक्सिमम जो बनते हैं ना प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, उसमें ईडी लगा दिया जाता है, पर कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि ईट में देखो, एट, ईट, एट, ईटन, बाई, बॉट, बॉट, तो इसमें ईडी नहीं लगा है। लेकिन मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे वर्ब है, बहुत सारे ऐसे वर्ब के फॉर्म्स है जिसमें बस ईडी लगा दो, बस काम खत्म, बस ईडी लगाना है। पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ईट का टफ है, ईट, एट, ईटन, ये याद करना पड़ेगा आपको। बाई, बॉट, बॉट, ये याद करना पड़ेगा। या फिर ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बाई, बॉट, बॉट मीन्स बाई मतलब होता है खरीदना, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो ब्रिंग का होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। क्लियर। प्ले में देखिए, प्ले में बस ईडी लगाना है, इजी मैम, प्ले, प्लेड, प्लेड। सिंग का थोड़ा डिफिकल्ट है, सिंग, सैंग, संग, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको याद कर लेना, सिंग, सैंग, संग, ये याद करने वाली चीज ये है। अब देखो एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, इसमें क्या हुआ है, ईडी लगा है, तो ये तो ईजी है, जहां भी ईडी लगे ये समझ जाना, ये तो बहुत ईजी है। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन, उसके बाद बाई, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सिंग, सैंग, संग, तो ये सब कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है। थोड़ा बहुत एक बार देख लेना कि कैसे चेंज होते हैं वर्ब के फॉर्म्स। और बाकी V4 V5 तो आपको रटने की ज़रूरत है नहीं, आईएनजी लगा दोगे, बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस, और बेस फॉर्म में जब आप एस लगा दोगे तो वो थर्ड पर्सन मतलब सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होने लग जाएगा। क्लियर है इतनी सी सारी बातें। सो अब चलते हैं हम एक्चुअल टॉपिक में, जो कि है हमारा वॉइस के टाइप्स। सो वॉइस के टाइप्स हमने अभी देखा कि वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, डिटेल में जानेंगे कि क्या है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रीड करके एक बार समझा देती हूँ। देखो, when the subject of the verb is doing the action of the verb, when the subject of the verb, है ना, when the subject of the verb, है ना, कर्ता, क्रिया का जो करता है ना, क्रिया का जो करता है, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, मैं, तुम, वो सब, है ना, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, मेरे साथ और भी कोई हो सकता है, 2 लोग होते हैं, 4 लोग, कोई भी हो सकता है, मीन सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है। सो बोला जा रहा है कि जो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, काम करने वाला, when the subject of the verb is doing the action of the verb, है ना, जब कर्ता क्रिया कर रहा होगा, जब कर्ता क्रिया कर रहा होगा, यानी कि वो जब वो एक्शन में होगा, जब वो काम कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कि वो जो वर्ब है वो कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो हम क्या कहेंगे, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। तो हम कहेंगे कि जो वर्ब है, जो हमारा वर्ब है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में है। वर्ब किस में है, एक्टिव वॉइस में। जब
कर्ता यानी कि काम करने वाला, जब कर्ता कार्य कर रहा होगा, कार्य कर रहा होगा, काम खत्म नहीं हुआ है, जब कार्य कर रहा होगा तो उस वर्ब को, उस क्रिया को हम कहेंगे कि वो क्रिया एक्टिव वॉइस में है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब देखिए, when the subject of the verb is being acted upon the verb, क्या बोला है कि जब सब्जेक्ट, जब हमारा जो करता है, जब हमारा करता है इज बीइंग एक्टेड अपॉन द वर्ब, जब उस पे क्रिया का फल पड़ेगा, जब हमारी क्रिया पे, जब कर्ता का फल क्रिया पे पड़ेगा तो हम कहेंगे कि वो जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में है। मीन्स जब कार्य खत्म हो गया होगा और उस कार्य का जो फल है उस वर्ब पे पड़ेगा तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा वर्ब है वो किस में है, वो पैसिव वॉइस में है। वो किस में है? पैसिव वॉइस में है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है द डॉग बिट द पोस्टमैन। बिट मीन्स होता है काटना, बिट मीन्स होता है काटना। द डॉग बिट द पोस्टमैन, है ना। पोस्टमैन किसे कहेंगे हम लोग? डाकिया, जो मतलब आते हैं ना पत्र, पहले के ज़माने में सब कुछ पहले के ज़माने में होता था, अब के ज़माने में कुछ नहीं होता है। तो जो डाकिया है, बोला है कि जो कुत्ता है, कुत्ते ने किसे काट लिया? डाकिया को काट लिया। यहाँ पे बात की जा रही है द डॉग बिट द पोस्टमैन। हाँ, इसके चलते पहना इसमें लग रहा था, नहीं नहा कर आया है। क्लास, मेरा क्लास चल रहा है, बीच में डिस्टर्ब कर रही है। चलो फिर क्या मैंने बोला? हाँ, तो यहाँ पे एग्जांपल है द डॉग बिट द पोस्टमैन। जो कुत्ता है, कुत्ते ने किसे काटा? पोस्टमैन को, डाकिया को काटा। फिर इसी को अगर हम कह सकते हैं कि, इसी को हम लोग अलग तरीके से कह सकते हैं कि द पोस्टमैन वॉज बिटन बाय द डॉग, है ना। आप यहाँ पे बाय द डॉग लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये रूल मैं बताऊंगी जब चेंज करूंगी। तो द पोस्टमैन वॉज बिटन, वॉज बिटन हो रहा है। अब यहाँ पे जो क्रिया है उसका फल, क्रिया के फल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस में है? हमारा पैसिव वॉइस में। क्लियर है? सो द पैसिव ऑफ अ वर्ब टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिंग और बीइंग एक्टेड अपॉन। तो हमें क्या पता चलता है? हम वॉइस कैसे पता करेंगे? ये कि क्रिया कर रहा है या फिर क्रिया का फल उस पर पड़ रहा है, बस यही दो चीजें देखनी है। क्लियर? सो नाउ द मेन टॉपिक, व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? 4 बार बता दिए कि एक बार फिर बता देती हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या है। इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, अगर सब्जेक्ट, अगर हमारा जो करता है, अगर जो हमारा करता है वो कार्य कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो जो वर्ब है, वो जो क्रिया है वो किस में है? एक्टिव वॉइस में। जब हमारा कर्ता कोई कार्य कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि जो वर्ब है वो किस में है? एक्टिव वॉइस में है। वर्ब किस में है? एक्टिव वॉइस में है। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने अभी बोला एक्टिव वॉइस का एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का नॉर्मल फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पे एक वर्ड है द पायरेट बरीड द ट्रेजर। यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस आपको दिया गया है द पायरेट बरीड द ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे करता कौन है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो आप बोलोगे पायरेट। सो यहाँ पे जो पायरेट है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे क्या कार्य किया जा रहा है? बरीड। बरीड मीन्स होता है किसी चीज को दफनाना या फिर उसे जमीन के अंदर मिट्टी में गाड़ना। तो बरीड हो गया हमारा वर्ब। ये क्या हो गया? हमारा वर्ब। यहाँ पे दिया गया है वर्ब। अब देखो, द ट्रेजर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे बात की जा रही है द पायरेट बरीड द ट्रेजर। हम कह रहे हैं कि ये जो पायरेट है इसने क्या किया? ट्रेजर को, खजाने को क्या किया? जमीन में दफनाया, फिर उसको गाड़ा। दफनाया वर्ड गलत हो जाएगा, उसे जमीन में छुपाने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा द पायरेट, ये अभी कार्य को कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? बरी करने का। किसको? ट्रेजर को। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन से फॉर्मेट में है? एक्टिव वॉइस में।
क्लियर? यहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल दिया गया, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली खास चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज पैसिव वॉइस, यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियरली 2 लाइन में आपको स्टेटमेंट मिल जा रहा है कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। इतना क्लियरली कहीं नहीं मिलेगा। चलो अब देखो, इफ द सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन डन टू इट, बोला जा रहा है अगर कर्ता का कार्य हो चुका है ना, when the subject is having the action done to it, then the verb is said to be in passive voice। यानी कि जब कार्य खत्म हो जाएगा और जब कार्य के फल की बात की जाएगी, तब हम कहेंगे क्या कि हमारा जो वर्ब है, हमारी जो क्रिया है, वो किस में है, वो पैसिव वॉइस में है, वो पैसिव वॉइस में। डन। एग्जाम्पल देखिए जो हमने भी पढ़ा था, हमारा एक्टिव वॉइस क्या था, द पायरेट बरीड, बरीड हो गया हमारा, ईडी लगा हुआ है तो पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस की बात की गई है। तो जब आप इसको चेंज करोगे किसमें, पैसिव वॉइस को, तो क्या हो जाएगा, तब इसका फॉर्मेट चेंज होके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सी अब हमारा जो वहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। द ट्रेजर वॉज बरीड बाई द पायरेट, यहाँ पे कार्य हो चुका है और कार्य के फल की बात की गई है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, एक्शन का फल रिसीव हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वर्ब की किस में है, पैसिव वॉइस में। क्लियर है? आई होप कि इतनी सारी बातें आप सभी को क्लियर होगी। अगर यहाँ तक एकदम क्लियर है तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स को। सो रिमेंबर दैट द एक्टिव वॉइस हैज द सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन। हमेशा याद रखना कि एक्टिव वॉइस में हमेशा हमारा कर्ता कार्य करते नजर आएगा, हमेशा हमारा कर्ता कार्य करते हुए नजर आएगा। एंड द पैसिव वॉइस हैड अ सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन, और पैसिव वॉइस में हमेशा हमारा कर्ता का कार्य हो चुका होगा और वो वहाँ पे क्रिया के फल को प्राप्त कर रहा होगा। क्लियर है? आई नो कर्ता क्रिया दिस दैट पूरा हौच पौच हो रहा होगा, पर यहाँ पे धीरे धीरे एक एक वर्ड को बारीकी से पढ़ पढ़ के समझोगे ना खुद से, तो समझ में आ जाएगी। चलिए अब मैंने बोला जहां भी एक्टिव वॉइस दिखे तो एक्टिव वॉइस का एक बेसिक फॉर्मेट होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना 3 वर्ड तो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डन। अगर जहां भी आपको पैसिव वॉइस दिखेगा तो पैसिव वॉइस में हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। वर्ब अपनी जगह पे है, देख सकते हो वर्ब अपनी जगह पे स्टेबल है, बीच में है ना, अगल बगल में धान, बीच में भगवान। यहाँ पे मेन काम तो वर्ब का ही है, वर्ब भी एक्टिव वॉइस में होता है, वो भी पैसिव वॉइस में होता है। तो जो सारा खेल यहाँ पे वर्ब का है, वो खुद निश्चिंत बैठा है वर्ब, क्योंकि उसी पे पूरी कहानी है। फेर बदल कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे हो रहा है ये चीज़ें। अब देखो ये यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रीता रोट अ लेटर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, रीता रोट अ लेटर। रीता ने एक पत्र लिखा, रीता ने क्या किया, एक पत्र लिखा। राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, V1 V2 V3, राइट रोट रिटन। तो यहाँ पे रोट कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। किस में है, पास्ट टेंस में। यहाँ पे भूतकाल की बात की गई है, तो आपको टेंस पता करना जरूरी है कि ये हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, आपको जानना होगा। तो वर्ब फॉर्म्स मैंने अभी आपको बताया है, राइट रोट रिटन। अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो एक्स्ट्रा चीज क्यों आपको बताई थी, ताकि आप यहाँ पे फंसो नहीं। रोट मीन्स पास्ट टेंस, V2 फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, V2, यानी कि पास्ट टेंस की बात की जा रही है। रीता ने एक पत्र लिखा, रीता ने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। अगर इसी बात को मैं ऐसे घुमा के बोलूँ कि एक पत्र रीता के द्वारा लिखा गया, तो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंस है, नहीं है। बस यही है, बात सेम होती है, जो कार्य हो रहा होता है वो सेम होता है, सेम समय में होता है, पर उसे कहने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है वॉइसेस में। तो यहाँ पे लिखा गया है रीता रोट अ लेटर। इसी बात को मैं थोड़ा बदल के बोलूँ दैट अ लेटर वाज रिटन बाय रीता,
क्या दोनों सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस है? क्या दोनों सेंटेंसेस का अर्थ अलग है? अर्थ अलग नहीं है, बस दोनों बातों को कहने का तरीका अलग है। कोई आपसे पूछे कि क्या यहाँ पे कर्ता अलग है? नहीं जी, कर्ता अलग नहीं है। क्या यहाँ पे वर्ब अलग है? तो नहीं, वर्ब भी अलग नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूछूं क्या यहाँ पे टेंस अलग है, क्या यहाँ पे टाइम अलग है, डिफरेंट है, तो जी नहीं, टाइम अलग नहीं है, टाइम भी सेम है। सारी बातें सेम है दोनों सेंटेंस में, बस कहने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग अलग सा है। चलिए, सो लेटर हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे यहाँ पे आगे ले आए हम, और रोट को हम लोग चेंज कर रहे हैं किस तरीके से? वॉज रिटन बाय रीता। अब यहाँ पे बाई क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, जब मैं चेंज करूंगी तो आपको बताती हूँ। अभी जो हम लोग रूल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट, अब है हमारा बेसिक पॉइंट, तो दिल को थाम के बैठिए। अब आपका मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आप जीरो से हीरो बन सकते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज करने में, तो यहाँ से मेन होता है खेल शुरू। सो प्लीज़ अभी जो भी बच्चे यहाँ तक आ गए हैं, देखे हैं वीडियो, नहीं देखे हैं, कैजुअली लेके पढ़ रहे थे, अभी एकदम सीरियस हो जाओ। अभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से आप क्वेश्चन को समझोगे, बना पाओगे, और क्या करना है, आप कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में एक रिकैप भी करवाऊंगी, जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसका एक रिकैप भी करवा दूंगी। चलो, रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। अब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियम को हम लोग जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, ध्यान से देखना। फर्स्ट रूल सिंपलेस्ट रूल है, इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो सिंपलेस्ट, जो सबसे साधारण रूल है वो ये है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये मत बोलना मैम SVO क्या है, SVO कुछ नहीं है। S मतलब सब्जेक्ट, V मतलब वर्ब, O मतलब ऑब्जेक्ट। क्या करना है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। आपको पहचानना है, क्या पहचानना है, आपको पहचानना है कि अगर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। आपको बस पहला स्टेप यही है। कोई भी आपको सेंटेंस दिया गया है एग्जाम में कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, आपको उसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, बस। अब देखिए, इन द एक्टिव सेंटेंस टू कन्वर्ट टू पैसिव सेंटेंस, वही बात है। चलो एग्जाम्पल देखा जाए, ही ड्राइव्स कार। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ही ड्राइव्स कार, वह कार चलाता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, ये सब एकदम हाइड कर दो। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं कि जल्दी बताइए कि यहाँ पे ही ड्राइव्स कार में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब लोग जानते हैं कि ये ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ही हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब, और कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो चलिए और एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, अगर किसी को क्लियर नहीं हो। अगर मैं बोलूं स्टडीज, हाँ जी, यहाँ पे एक सेंटेंस अगर मैं देती हूँ, रीतू स्टडीज इंग्लिश। यहाँ पे एक सेंटेंस है, रीतू स्टडीज इंग्लिश। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तो कौन पढ़ाई कर रहा है, रीतू कर रही है। कौन कर रहा है पढ़ाई, रीतू कर रही है। सो रीतू हो गई हमारी सब्जेक्ट, तो रीतू इज अ सब्जेक्ट हियर। स्टडी, रीतू क्या कर रही है, कार्य क्या हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, तो ये स्टडी पढ़ाई कर रही है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, जो भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ाई करने का काम। क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है, तो इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि जो अदर डाउट हो आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, अगर मैं बोलूं ऋषु, ऋषु व्हाट, ऋषु eats mango,
रिशु ईट्स मैंगो। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे रिशु हो गया हमारा सब्जेक्ट। ईट्स, रिशु क्या कर रहा है, खा रहा है, ये हो गया हमारा वर्ब। मैंगो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मैंगो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। सिंपली अगर मैं बोलूं टीचर्स, अगर मैं आपसे बोलूं अनुष्का मिस टीचर्स इंग्लिश, अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तो कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे मिस अनुष्का यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं गलत हो आप, तो सब शॉक हो जाओगे, क्या मिस गलत है, गलत कैसे है मिस, आप तो बोली थी कि हमेशा सब्जेक्ट आगे में ही होता है, फर्स्ट जो भी होता है प्रोनाउन या फिर नाउन वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जी हाँ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है, पर यहाँ पे अनुष्का मिस ये टोटल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। सो अनुष्का मिस इज द नाउन हियर, इट इज द सब्जेक्ट हियर, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और अनुष्का मिस क्या करती है, पढ़ाती हैं। टीचर्स एस लगा है क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे एस लगा है, V5 यूज हुआ है। और क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल चाहिए, हाँ, शी dances well, वो अच्छा नाचती है ना, वो अच्छा नाचती है। कौन कौन अच्छा नाचता है, शी इज दी सब्जेक्ट। क्या करती है, वो नाचती है, शी dances, तो ये हो गया डांस हो गया हमारा वर्ब। और ये कौन सा फॉर्म है, V5, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और वेल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जितना भी चीज सेंटेंस में बचेगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल। और एक देखो, they sing a song, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बताओ जल्दी से कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं वे लोग, गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग, तो सिंग हो गया हमारा वर्ब, और सिंग हो गया हमारा V1, प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। और क्या गाते हैं, एक गाना गाते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप कि पहले रूल में कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। जब भी आपको आंख बंद कीजिए और सोचिए, जब भी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आपको क्या करना है, आपको बस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है सेंटेंस में। पहला स्टेप तो क्लियर, मिस ये तो हम लोग यूं कर लेंगे, समझ में आ गया, एकदम आ गया स्टूडेंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, देखते देखते रूल 2 पे आ चुके हैं हम सब। रूल 2 क्या है, इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट विथ ईच अदर। आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है, इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। क्या करना है आपको, जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, चलो इसको भी समझा देती हूँ, आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्या हमारा एक्टिव वॉइस, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। यही होता है ना एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम अगर पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, इसे हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मिस कैसे करेंगे चेंज, तो कुछ नहीं करेंगे जी, ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, ये पीछे से एकदम फर्स्ट बेंच पे। वर्ब एज इट इज, मैंने क्या बोला, सब कहानी वर्ब से ही है, सब कहानी क्या है, वर्ब से। वर्ब हमारा किंग है, वर्ब इज द किंग। देखो मैंने इसे क्राउन भी लगा दिया, वर्ब क्या है हमारा, किंग है, इसे कोई नहीं हिला सकता है।
वर्ब अपने प्लेस पे ही रहेगा, एकदम जहाँ वर्ब है वहीं पे वर्ब रहेगा, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। क्या हुआ है, इंटरचेंज करना है, बोला गया है सेंटेंस में। वो जो इतना लंबा कहानी, यहाँ पे ये जो इतनी लंबी सी कहानी दी गई है, यहाँ पे बस यही कहा गया है क्या, कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर, सिंपल, बस यही करना था। आगे देखते हैं, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये चीज कैसे हो रही है। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, चलिए देखते हैं। चलिए एक्टिव वॉइस में एक एग्जाम्पल देखिए, शी निट्स स्वेटर, शी निट्स स्वेटर। अब आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट पता करना है, वर्ब पता करना है, ऑब्जेक्ट पता करना है। पहला रूल, तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, निट्स हो गया, निट्स मतलब होता है बुनना, और स्वेटर मतलब सबको पता है, आप लोग जो ठंडी में स्वेटर पहनते हो वही स्वेटर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। शी निट्स स्वेटर्स, है ना। आज अब ठंडी के दिन आ चुके हैं ना, सर्दी के दिन आ चुके हैं। अब दादी मम्मा सब लोग क्या करती हैं, वो दो काट लेके ऐसे स्वेटर्स बुनती हैं, ऐसे कुछ करके होता है, मुझे भी आता है। चलो, सो यहाँ पे शी निट्स स्वेटर्स, कि वो क्या करती है, वो स्वेटर बुनती है। निट्स मतलब होता है बुनना, ये हो गया हमारा वर्ब, बुनना। बुनना क्या है, कोई काम हो रहा है, कौन कर रहा है, शी क्या हो गई हमारा सब्जेक्ट, क्या किया जा रहा है, निट्स बुना जा रहा है, क्या बुना जा रहा है, स्वेटर बुना जा रहा है। तो पहला रूल तो यही था कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करना है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि आपको जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, यही था ना रूल। चलो इसी रूल को हम लोग आगे देखते हैं पैसिव वॉइस में। द स्वेटर, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था स्वेटर, तो स्वेटर को हम लोग आगे ला दिए, अब ये स्वेटर सब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में, स्वेटर आगे आ गया है, ये स्वेटर जो लास्ट में था ये आगे आ चुका है ना। द स्वेटर इज निटेड बाय हर, शी हर में चेंज हो गया। जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो प्रोनाउंस बदल जाते हैं, प्रोनाउंस बदल जाते हैं। जब प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में होता है तो डिफरेंट होता है, और वो जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो उसका रूल होता है, मैं रूल आगे बताऊंगी, तो पेशेंस रखो। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो स्वेटर है उसको बस आगे लाया और इस शी को हमें पीछे कर देना है। अब बीच की जो कहानी है वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट रूल में। चलिए, दो रूल क्लियर हो गया आप सभी को। दो रूल्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम लग रहा है कि मिस एकदम समझ में आ रहा है, एकदम दिक्कत नहीं है, 4 डालेंगे एग्जाम में। चलो थर्ड रूल देखते हैं। In passive voice, sometimes the subject is not used. क्या बोला गया है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट गायब हो जाता है, मीन्स हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो अभी पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। दैट इज द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस कैन बी ओमिटेड। इसका मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम लोग ओमिट कर सकते हैं। किसको ओमिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को। ओमिट मीन्स होता है छोड़ देना, है ना, छोड़े गए। ओमिट मीन्स होता है छोड़ देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, नेग्लेक्ट कर देना, उसे हम लोग बोलते हैं ओमिट। ओमिट मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना, उसे नजरअंदाज कर देना। इफ द सेंटेंस विदाउट इट गिव्स इनफ मीनिंग, अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो और बिना सब्जेक्ट लगाए भी वो सेंटेंस एकदम सही लग रहा है तो आप सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ओमिट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। आगे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। Someone sells milk in liters. Someone means कोई दूध को लीटर में बेचता है। Someone sells milk in liter. अब देखो यहाँ पे someone क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, someone हो गया हमारा सब्जेक्ट। sells means होता है बेचना, sell means होता है बेचना, sell means क्या होता है बेचना, तो ये हो गया हमारा verb। milk in liter हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, milk in liter हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो हमें क्या करना है, मिल्क को हम लोग आगे ले आएंगे, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है मिल्क, इसे हम लोग आगे लाएंगे। मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, यहाँ पे क्या किया है, मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स,
ये सारे चीज़ तो यूज़ हो गए हैं, पर यहाँ पे समवन जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है सब्जेक्ट को। हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा भी सकते हैं, बाई समवन, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगर हमें मन है कि हम लगाएं यहाँ पे तो हम लगा भी सकते हैं, पर बोला गया क्या, इफ द सेंटेंस विदाउट इट गिव्स इनफ मीनिंग। अगर समवन लगाने के बाद अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पे समवन नहीं भी लगाते हैं और फिर भी इस सेंटेंस का अर्थ एकदम अच्छे से हमें पता चलता है, तो हम इस सब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, यही बात कही गई है। अब देखो क्या बोला गया है, कभी कभी जब हम एक्टिव से, कभी कभी, हमेशा नहीं स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं कि हम लोग पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम लोग छोड़ सकते हैं। इसे हम लोग अगर नहीं भी लगाएं इस चीज़ को तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम लोग बोले मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, क्या गलत है? मिल्क, दूध लीटर्स में बेचे जाते हैं, है ना, दूध लीटर में बेचे जाते हैं, किसके द्वारा बेचे जाते हैं? बाई समवन। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कोई बेचता होगा लीटर में दूध, क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। लगाए नहीं लगाए एक ही बात है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, एक और एग्जाम्पल देखा था पीछे, देखो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो देखो यहाँ पे, द डॉग बीट द पोस्टमैन, है ना, द डॉग बीट द पोस्टमैन। पोस्टमैन को किसने काटा? कुत्ते ने काटा। तो यहाँ पे द पोस्टमैन वाज बीटन, बस यहाँ ये बताया गया है कि पोस्टमैन को काटा गया, किसके द्वारा? कुत्ते के द्वारा, बिल्ली के द्वारा, उससे कोई फर्क नहीं है, लगाओ मत लगाओ चल जाएगा। क्योंकि हम अगर लिखते हैं द पोस्टमैन वाज बीटन, इतने से भी हमारा सेंटेंस क्लियर है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, कर्ता का फल, है ना, क्रिया का फल किस पे पड़ा है, तो हमें ये चीज़ पता है। तो हम अगर रिमूव भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग द डॉग को लास्ट में नहीं भी लाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही बात को बताई गई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग छोड़ भी सकते हैं, किसको? हम लोग एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ना ला के भी छोड़ सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। क्या बोला? कभी कभी हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये रूल नंबर 3 है। ये बेसिक रूल तो नहीं है, पर आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है या फिर कहीं आपको ऑप्शन में अगर आपको नहीं नज़र आता है बाई समवन या कुछ सब्जेक्ट नहीं नज़र आता, मत सोचना कि आंसर गलत हो या फिर और कोई मैम आंसर ही नहीं दिया हुआ है सब ऑब्जेक्टिव में, तो ये सब मत करना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। चलो अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। चेंज द बेस वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव सेंटेंस दैट इज प्रीसीडेड बाय। अब देखो यहाँ तक की पहले बात समझो क्या कही गई है। ये दो चीजें हैं, दो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ तक पहले 1 पॉइंट है, फिर ये 1 पॉइंट है। अब देखो, चेंज द बेस वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस का जो वर्ब है वो जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, V3। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? V3 फॉर्म है वर्ब का। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि क्या कहने की कोशिश की गई है। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। क्या? शी प्रिपेयर्स डिनर, नहीं इसको नहीं, कुछ अलग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो ध्यान से देखना, शी PREPARES प्रिपेयर्स डिनर। क्या बोला गया है? वो खाना बनाती है। कौन खाना बनाती है? शी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको सब्जेक्ट पता करना है। मैम शी इज अ सब्जेक्ट। अब आपको पता करना है वर्ब कौन सा है। मिस ये है वर्ब। अब आपको पता करना ऑब्जेक्ट। मिस ये है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल क्लियर। दूसरा है कि आपको इंटरचेंज करना है, आपको इसको इंटरचेंज करना है ना। दूसरा रूल यही है ना, इंटरचेंज। तो डिनर, बीच में गैप छोड़ दो और यहाँ पे लास्ट में शी के जगह यहाँ पे जब चेंज होगा तो ये हर बन जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड रूल हमने पढ़ा कि कभी कभी हम लोग स्किप भी कर सकते हैं सब्जेक्ट को, पर यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है। डिनर वाज प्रिपेयर्ड, ये कौन सा बात हुई? किसके, कौन बनाया डिनर? तो उसने बनाया, शी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकते हैं। कभी कभी हम लोग छोड़ सकते हैं पर हमेशा नहीं।
तो कोशिश करना कि मत ही छोड़ना, ज़रूरी हो, बहुत जगह ज़रूरी ही रहता है। अब देखो फोर्थ रूल जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, वो रूल क्या है कि जो भी यहाँ पे वर्ब दिया गया है आपको पता करना है कि इस वर्ब का टेंस क्या है। शी प्रिपेयर्स डिनर, यहाँ पे एस लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, तो अगर ये एस लगा हुआ है तो ये V5 है। आपको पता है प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग एंड प्रिपेयर्स, मैंने बताया था V1 V2 V3 V4 V5। तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे प्रिपेयर क्या हो जाएगा, हमारा प्रिपेयर हो जाएगा हमारा V1 और उसमें एस लग गया तो V5। मैंने बताया था ये चीज़, चलिए क्लियर है। अब मैंने बोला था कि जहाँ भी एस लगा होगा तो वो हमेशा V5 फॉर्म होगा, है ना। V5 फॉर्म होगा मतलब इस यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये कौन से फॉर्म में होगा, थर्ड पर्सन, और क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। तो ऑफ कोर्स ये हमारा शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज होता है। अब चीज़ क्लियर हो रही है ना। अब तो आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि आपको पता करना है कि जो आपका टेंस है, जो आपका वर्ब है, वो कौन से टेंस में है, कौन से समय में है। तो ये आपको पता चला कि V5 है, ये प्रेजेंट टेंस की बात की गई है। किसकी बात की गई है, प्रेजेंट टेंस की। तो यही बात बोला गया है कि अगर एक्टिव वॉइस में V5 हो, V1 हो या V2 हो, कोई भी टेंस हो, चाहे वो V5 हो, V1 हो या V2 हो, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे हमेशा वर्ब आपका V3 फॉर्म में ही रहेगा। किस में रहेगा वर्ब, V3 फॉर्म में। अब प्रिपेयर का V3 क्या होगा, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, ईडी लगा रहे हो आप, चलो प्रिपेयर्ड, PREPARED। हाँ जी, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस यहाँ देखो, ये सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर है, डिनर क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे प्रेजेंट टेंस में, इज। मैंने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब के बारे में। डिनर इज प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे मिस कुछ छूटा छूटा सा लग रहा है, क्या छूट रहा है जी, तो ये रूल में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जब आप पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर लोगे, यानी कि V3 फॉर्म में चेंज कर लोगे वर्ब को, उसके बाद दैट इज प्रिसीडेड बाय, विथ और टू एटसेट्रा, है ना। जब भी ये चीजें होंगी तो उसके बाद क्या आएगा, या तो बाय आएगा, या तो विथ आएगा, या तो टू आएगा। मीन्स हमेशा वर्ब के बाद आपको या तो बाय यूज करना है, या तो टू, या तो विथ यूज करना है। बेस वर्ब इज नेवर यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्या बोला गया है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो बेस वर्ब कभी यूज नहीं होता है। मीन्स आप कभी भी V1 यूज नहीं कर सकते हो, कभी भी V2 यूज नहीं कर सकते हो। हमेशा यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, V3। हमेशा कौन से वर्ब का यूज होगा, V3 फॉर्म, वर्ब के V3 फॉर्म का यूज होगा। चलो अब यहाँ पे मैंने बोला कि हमेशा आपके वर्ब के बाद, ये हमारा हमेशा V3 यूज हो रहा है, हमेशा आपके वर्ब के बाद किसका यूज होगा, बाय, विथ या टू। तो यहाँ पे आप यूज करोगे बाय। अब देखो, शी प्रिपेयर्स डिनर, वह खाना बनाती है, खाना उसके द्वारा बनाया गया, बात सेम है, डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, दिस वाज ऑल अबाउट दिस रूल। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हम लोग बाय यूज करेंगे, कहाँ पे टू यूज करेंगे, कहाँ पे विथ यूज करेंगे। चलो एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, शी प्रिपेयर्स डिनर, तो यहाँ पे ये चेंज हुआ, डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर। क्लियर है, ये तो एकदम क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में दिया गया है, शी नोज हिम। क्या है हमारा एग्जाम्पल, शी नोज हिम, वह उसे जानती है, किसे जानती है, उसे जानती है। तो यहाँ पे बताइए सब्जेक्ट क्या है, शी इज द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, नो, नो मीन्स जानना, ये हो गया वर्ब। फिर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट पता करेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिम। क्लियर है। तो नेक्स्ट रूल है, आप फर्स्ट रूल था कि आपको पहचानना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मिस हो गया। अब आपको क्या करना है, ये पता करना है, आपको इंटरचेंज करना है, ये जाएगा पीछे, तो शी का हर हो गया, हिम का ही हो गया, इंटरचेंज हो गया हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप में तो कुछ था नहीं,
वो एक्सेप्शनल था। फोर्थ हमारा रूल है कि आपको वर्ब को अब चेंज करना है। सारा कहानी किंग है, वॉइस का किंग है कौन, हमारा वर्ब। सो आपको अब वर्ब पे ध्यान देना है। यहाँ पे नोज है, आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे एस लगा है, मतलब ये V5 है। V5 है मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात की गई है। कौन से टेंस की बात है, प्रेजेंट टेंस। तो आप नो का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, नो न्यू नोन, नो न्यू नोन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ V1 हो जाएगा नो न्यू और नोन, ये हो गया हमारा V1 V2 V3। आपको हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने टाइम V3 का यूज करना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नोन। अब मैंने बताया कि यहाँ पे ही कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो आप इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। क्लियर। अब मैंने बोला कि हमेशा वर्ब के बाद या तो आप टू यूज करोगे, या तो बाय यूज करोगे, या तो विथ यूज करोगे। तो यहाँ पे आप टू लगा दिए एंड उसके बाद ये तो था ही, हो गया। शी नोज हिम, वह उसे जानती है, उसे उसके द्वारा जाना गया। बात सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जूस फिल्स द जार, जूस फिल्स द जार। अब यहाँ पे बोला गया है जूस क्या है, हमारा सब्जेक्ट, फिल्स हो गया हमारा वर्ब और द जार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसको अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हमें क्या करना होगा, पहले तो ये सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे द जार आ गया, जूस हमारा पीछे चल गया। अब हमें बीच का देखना है, हमें वर्ब बताना है। तो ये क्या है, हमारा V5 है, ये हमारा क्या है, V5 है प्रेजेंट टेंस में। तो इसका फिल का हो जाएगा फिल, फील्ड, फील्ड, ईडी लगा देंगे तो ये हमारा V3 हो गया। क्या हो गया, हमारा V3 हो गया, V3 हो गया। इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे और इसकी हमेशा वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है, बाय टू विथ का यूज करना है। तो यहाँ पे विथ हो गया। क्लियर। जूस फिल्स द जार, जूस क्या करती है, जार को भरती है। जार जूस से भरा गया, दोनों कहने का तरीका अलग है, बात तो सेम है। चलिए सो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर कि मिस रूल नंबर 5 क्या है। तो अभी पता चल जाएगा कि रूल नंबर 5 क्या है आपका। हाँ जी। मैंने बोला, अभी आपने देखा कि बार बार क्या चेंज हो रहा था, हमारा प्रोनाउन चेंज हो रहा था। जहां भी प्रोनाउंस था, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ला रहे थे, तो आपका प्रोनाउन शी का हर हो जाता, ही का हिम हो रहा था। मिस कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था। तो चलिए देखते हैं कन्वर्जन रूल। रूल नंबर 5 आपको याद रखना है, वाइल कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को बदल रहे होगे तो आपको क्या करना है, द प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन यूज हुआ होगा, चाहे वो कोई भी प्रोनाउन हो, सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन यूज हुआ होगा ऑल्सो चेंजेस इन द फॉलोइंग मैनर। क्या बोला गया है, जब भी आप जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो उस सेंटेंस में जो भी प्रोनाउंस यूज हुए होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट में यूज हुआ हो या ऑब्जेक्ट में यूज हुआ हो, जो भी चेंजेस होंगे वो क्या होता है, चेंज होता है। उसका रूल ये है। अब देखो, जब भी आई चेंज हो जाएगा हमारा मी में, याद कर लेना इसको, प्लीज याद कर लेना, जरूरी है। आई किस में चेंज होता है, मी में। वी चेंज होगा अस में। ही चेंज हो जाता है हिम। शी विल चेंज इनटू हर। आई चेंज इनटू मी। वी चेंज इनटू अस। ही चेंजेस टू हिम। शी चेंजेस टू हर। दे चेंजेस टू देम। दे किस में चेंज होता है, देम। यू का यू ही रह जाता है। चलो ये तो स्टार मार्क कर लो, इसमें कोई चेंज नहीं है। इट का इट रह जाता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो हमारा दो चीज चेंज नहीं होता है, हमारे पास ये 4 5, हमें बस 5 प्रोनाउंस को चेंज करने का याद रखना है। बाकी ये यू और इट तो सेम है। यू प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा, इट का इट रहेगा। तो मिस चेंज क्या करेंगे, आई दिखेगा, अगर आई सब्जेक्ट में होगा तो जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा। वी हमारा सब्जेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अस हो जाएगा। ही, हिम, शी, हर, दे का देम हो जाएगा। यू का यू, इट का इट। याद रहना, याद कर लेना, आंख बंद करो। आई विल चेंज इनटू मी। वी विल चेंज टू अस। ही विल चेंज टू हिम। शी विल चेंज टू हर। क्लियर।
गिव मी जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो रूल नंबर 5 भी एकदम क्लियर है। चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। 6th रूल क्या है हमारा? यूज द suitable हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वॉज एटसेट्रा। क्या करना है आपको? suitable हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है ये मैंने एक्स्ट्रा वाले पार्ट में बताया था, जो एक्स्ट्रा बोनस पार्ट था। नहीं विश्वास है तो आपको नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। मैंने ये भी बताया कि V1 V2 V3 का कैसे यूज करना है आपको। फिर मैंने बोला ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कब कैसे कहाँ होगा, तो ये वाला पार्ट मैंने बता दिया है आपको, तो यहाँ मुझे दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, यूज द suitable हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, और ये सारे होते हैं, और इसके सिवा और भी होते हैं। एटसेट्रा है मतलब और भी है, तो मैंने बताया है कौन कौन से और हेल्पिंग वर्ब्स हैं। द रूल्स फॉर यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आर डिफरेंट फॉर ईच सेंटेंसेस। हर टेंस में, सारे टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपको पता है ये चीज़, मैंने बताया कि कैसे आप चेंज करोगे। आपको पहले वर्ब का फॉर्म देखना होगा, वो प्रेजेंट टेंस में कौन से टेंस में, ये पता करना होगा। उस टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब चूज करोगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्यों बताया था वो एक्स्ट्रा बोनस पार्ट, अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, एग्जाम्पल देख देते हैं। द लेटर इज रिटन बाई हर, द लेटर इज रिटन बाई हर, अ बुक वॉज नॉट बॉट बाई हर। देखो लेटर इज रिटन बाई हर, यहाँ पे इज रिटन है मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की गई है। इज रिटन है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कही है। वॉज नॉट बॉट, वहां पे वॉज है मतलब पास्ट टेंस की बात की गई है। चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन, आर बीइंग ईटन मतलब आर बीइंग ईटन है, मतलब समझ जाओ यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की गई है। अब ये हम लोग जानेंगे आगे कि अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग चीज़ों में कैसे चेंज किया जाता है। मैं बताऊंगी टेंस के अकॉर्डिंग भी कि प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज होता है, पास्ट टेंस में कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी। उससे पहले हम लोग एक बार लास्ट रिकैप कर लेते हैं सभी चीज़ों का कि कैसे क्या होता है। रूल्स तो आपको क्लियर है। अभी हम लोग 3-4 एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। कौन कौन, कुछ एग्जाम्पल्स बताओ खुद से। चलो मैं बताती हूँ। चलो, शी, कुछ ज़्यादा ही शी का यूज़ हो रहा है। चलो शी नहीं यूज़ करूँगी, चलो शी यूज़ कर लेती हूँ। शी रोट अ बुक, शी रोट अ बुक, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। क्या है? उसने एक किताब लिखी, उसने एक किताब लिखी। चलो ये है हमारा सेंटेंस, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला स्टेप क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करना है। मिस शी है हमारा सब्जेक्ट, रोट है हमारा वर्ब और अ बुक है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आपको क्या करना है? ये चेंज करना है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो ये शी चेंज हो जाएगा हमारा हर में। अभी हमने पढ़ा कि शी विल चेंजेस टू हर। बोला गया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब भी आप चेंज करोगे तो जो भी प्रोनाउंस यूज होंगे सेंटेंस में वो सभी चेंज हो जाते हैं। तो शी जब सी सब्जेक्ट जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हर हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा है ए बुक, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे ए बुक लिख लो। थर्ड रूल क्या है कि हमें वर्ब को देखना है। वर्ब रोट, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, ये हमारा क्या है? V2, ये हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। अब इसका V3 बनाओ, राइट, रोट, रिटन, अब हमारा हो जाएगा रिटन V3। मैंने बोला कि हमेशा, चाहे ये V1 में हो, V2 में हो या फिर V5 में हो, जब भी आप चेंज करोगे पैसिव में, ये हमेशा V3 में ही यूज होगा। हमेशा क्या होगा? V3 फॉर्म ही यूज होगा पैसिव वॉइस में। अब हमें टेंस देखा कि पास्ट टेंस था, तो पास्ट टेंस था तो बुक, बुक हमारा
हमारा क्या है, सिंगुलर है, ए बुक, एक बुक की बात की गई है। तो सिंगुलर पास्ट टेंस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, वॉज का यूज होता है। सो अ बुक वॉज रिटन, और बोला गया था, रूल में पढ़ा था हमने कि हमेशा वर्ब के बाद V3 फॉर्म के बाद हम लोग या तो बाई यूज करेंगे, या तो टू यूज करेंगे, या तो विथ। तो यहाँ पे हम लोग बाई का यूज करेंगे। अ बुक वॉज रिटन बाय हर, अ बुक वॉज रिटन बाय हर। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक और एग्जाम्पल क्या होगा, they cheated रीना, है ना। they cheated रीना, उन्होंने मिलकर किसे चीट किया, रीना को चीट किया, है ना। they cheated रीना। अब देखो यह हमारा सब्जेक्ट है they, cheated हो गया हमारा वर्ब, रीना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या था रूल, एक तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता कर लिया हमने, अब हमें इसे इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज कर लिया हमने, यहाँ पे रीना आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट में, यहाँ पे हमारा दे क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो जब भी प्रोनाउन चेंज होगा, तो प्रोनाउन चेंजिंग का मैंने रूल बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जितने भी प्रोनाउन है सब चेंज होते हैं। तो दे का हो जाएगा देम, अभी मैंने रूल में बताया है देम। चीटेड हमारा V2 है, यानी कि पास्ट टेंस है, चीटेड, चीट, चीटेड, चीटेड। हम लोग V3 क्या हो जाएगा हमारा, चीटेड। V3 हो गया हमारा चीटेड। हमेशा हमेशा चाहे ये V1 हो, V2 हो, V3 हो, कुछ भी हो, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, V3 में चेंज होगा। किस में, पैसिव वॉइस में। अब ये पास्ट टेंस की बात की गई है, तो रीना यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर नंबर पास्ट टेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। क्लियर? वॉज चीटेड, चीटेड के बाद जब भी वर्ब होगा उसके बाद हमेशा हम लोग बाई लगाएंगे या तो टू। रीना वॉज चीटेड बाय देम, दे चीटेड रीना, उन्होंने रीना को चीट किया। फिर बात की गई है कि रीना वॉज चीटेड बाय देम, रीना उनके द्वारा चीट की गई। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये था हमारा कि आप कैसे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हो। मैंने ओवरऑल आपको एग्जांपल्स देके भी समझाया है। मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं हो। अगर बच्चा फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा हो तो उसे समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। नेक्स्ट क्लास में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग चेंज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को, या फिर एक्टिव टू पैसिव को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में आना ज़रूर। एंड अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट आप लोग इस चैप्टर का रिविजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।